हाँ जी, तो भाई लोग आखिरकार तुम्हारे भाई ने कल की 2898 एडी को 3 बार देख लिया है और अब मूवी को आए हुए भी 3-4 दिन गुजर चुके हैं। तो आई थिंक कि अब इस मूवी का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेना चाहिए कि हमने क्या देखा, वो कहां पर खत्म हुआ और अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूंगा कल की 2898 एडी की एंडिंग एंड द कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर। बहुत मजा आने वाला है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स get started. अब किसी भी बारे में बात करने से पहले हमें इस बारे में बात करनी होगी कि आखिर ये कल की मूवी हमें कहां पर छोड़कर जाती है। अब इस मूवी का क्लाइमेक्स शंबाला में टेक प्लेस करता है, जहां भैरवा रेबल्स के एक मेंबर को, जो कि अपेरेंटली भैरवा से बहुत इम्प्रेस्ड होता है, उसको मैनिपुलेट करके शंबाला में एंट्री ले लेता है। बट ऑन दी अदर हैंड भैरवा ने जनरल कमांडर मानस के साथ एक डील की होती है कि वो सुमति को रेडर्स के पास लेकर आएगा ताकि वो 5 मिलियन यूनिट्स हासिल कर सके और कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह बना सके। तो भैरवा के पीछे मानस और पूरी रेडर्स की आर्मी भी शंबाला पहुंच जाती है, जहां एक तरफ तो रेबल्स और रेडर्स लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ भैरवा और अश्वत्थामा भी। अब क्लाइमेक्स से पहले जो फाइट अश्वत्थामा और भैरवा की हुई थी, उसमें भैरवा बुरी तरह हार जाता है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आता है, लेकिन अश्वत्थामा somehow manages to get the best out of him। लेकिन उसके बाद मानस अश्वत्थामा को कैप्चर कर लेता है और वो सुमति को लेकर जाने ही वाला होता है। तभी ये पत्ते, जिनको हम ट्रेलर की इस फ्रेम में भी देख चुके हैं, उनमें से एक अश्वत्थामा की लाठी पर आकर गिरता है और वो लाठी जैसे भैरवा के हाथ में आती है, वो एक किस्म की एक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि हमें इस मूवी में बताया जाता है कि ये कोई मामूली लाठी नहीं है, बल्कि ये महाभारत में इस्तेमाल किए जाने वाला विजय धनुष है, जो कि करण ने इस्तेमाल किया था। और इसी के बाद हमें इस कल की मूवी का सबसे बड़ा खुलासा किया जाता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि करण की एक री इनकारनेशन है। और फिर वही करण की कॉन्शियसनेस भैरवा पर टेक ओवर कर लेती है और भैरवा मानस को मार डालता है। लेकिन जैसे ही वो सुमति को लेकर मानस के शिप से नीचे उतरता है, वो करण की कॉन्शियसनेस चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए भैरवा सुमति को लेकर चला जाता है। अश्वत्थामा उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ही somehow manages to escape। और उसके बाद फिर हमें महाभारत से एक बहुत ही आइकॉनिक और की सीक्वेंस दिखाया जाता है। अब जब महाभारत के युद्ध में करण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो करण के वार से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 ही कदम पीछे जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन के वार से करण का रथ 10 कदम पीछे। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि अर्जुन के रथ को संभाल रहे होते हैं, वो करण की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और वो अर्जुन को बताते हैं कि उसका रथ अग्निदेव की भेंट है। उसके रथ के झंडे पर हनुमान जी विराजमान हैं और उसको संभाल रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, और फिर भी करण उस रथ को हिला पा रहा है। इससे पता चलता है कि करण कितना इंपॉर्टेंट रोल था इस महाभारत के युद्ध में। और जब प्रभास एस करण हमें रिवील किए जाते हैं और वो अपने धनुष से बाण को छोड़ते हैं, वहीं पर मूवी एंड हो जाती है, leaving the fans with a lot of questions। अब इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जो हमें हाइप अप करने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अब कल की मूवी में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम यास्किन यानी कि कमल हसन किसी किस्म का स्पेशल कॉम्बिनेशन फर्टाइल लड़कियों में इंजेक्ट करते हैं और वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो उस कॉम्बिनेशन को 150 डेज तक सस्टेन कर सके, जो कि अल्टीमेटली दीपिका पादुकोण निकलती हैं। और जब वो उनसे उस सीरम को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि रेडर्स को सिर्फ एक ही ड्रॉप मिलता है और वहां से दीपिका पादुकोण बच जाती हैं। तो इस मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि काउंसलर बानी उस सीरम के एक ड्रॉप को लेकर सुप्रीम यास्किन के पास जाते हैं, जो उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद भाई ये मुरझाया हुआ सुप्रीम यास्किन मानो स्टेरॉइड्स पर आ गया हो, क्योंकि वो बल्क अप हो जाता है, यहाँ तक कि उसके एब्स भी विजिबल हो जाते हैं। और जिस लाइफ सपोर्ट की मदद से वो इतने टाइम से जिंदा है, वो लाइफ सपोर्ट से हट जाता है। और फिर वहाँ काउंसलर बानी सुप्रीम यास्किन से कहते हैं कि अब मुझे पता चला सुप्रीम, आपको वो सीरम क्यों चाहिए था और मैं सुमति को ढूंढ लाऊंगा। लेकिन वहीं पर सुप्रीम यास्किन काउंसलर बानी से कहते हैं कि नहीं, अब वो खुद जाएंगे। इसका मतलब है कि ही इज रेडी टू गेट इनटू द बैटलफील्ड। और उसके बाद वो गांडीव को भी उठा लेते हैं। अब गांडीव महाभारत के युद्ध में अर्जुन का धनुष था, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है, ये एक गॉड किलर है, इतना पावरफुल जो कि किसी गॉड को भी मार सकता है। और इसको या तो सिर्फ लॉर्ड विष्णु उठा सकते हैं और या फिर कोई ऐसा जिसको उनका वरदान मिला हो। और अब जब सुप्रीम यास्किन में उस सीरम की वजह से कल की अवतार का डीएनए भी मिल चुका है, इसीलिए वो इस धनुष को इजीली उठा
लेता है और फिर तुम देख सकते हो कि सुप्रीम यास्किन के पीछे से 4 हाथ निकल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर तुम इस पोज को ध्यान से देखो तो ये वही पोज है जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी स्टैंप होता हुआ नजर आता है। और वहाँ पर सुप्रीम यास्किन कुछ लाइंस कहते हैं कि जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में बस वो प्रलय ही साथ लाएगा। तरतराती धरती माँ की कोख से जब जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, युग एक नया आएगा। और वहाँ पर ये मिड क्रेडिट सीन खत्म होता है और हमें दी कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। देखो, मैं पर्सनली इस यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस कल्कि 2898 AD मूवी ने स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई कर दी हैं, क्योंकि ये मूवी हमें बताती है कि 6000 साल पहले हमें एक नक्षत्र देखने को मिला था, खड्ग अश्विनी नक्षत्र, और इसी नक्षत्र के दौरान कल्कि अवतार का जन्म होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये नक्षत्र सीधा 6000 साल के बाद आएगा, तो कोई भी किसी किस्म का चांस नहीं मिस करेगा। यहाँ पे सुमति इस वक्त भैरवा की कैद में है, लेकिन यहाँ ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या भैरवा सुमति को सुप्रीम यास्किन को सौंपेगा या नहीं, क्योंकि चाहे वो जितना भी लालची नीच गलीच हो, लेकिन डीप डाउन वो एक अच्छा इंसान है। और दूसरा, वो करण की रीइंकार्नेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भैरवा को अपनी पावर्स और करण की कॉन्शियसनेस का पूरा अंदाजा हो जाएगा और वो और अश्वत्थामा मिलकर लड़ाई करेंगे। क्योंकि हमें ये भी इस मूवी से पता चलता है कि महाभारत के समय करण अश्वत्थामा का दोस्त था, लेकिन अब जब इन्होंने ये रीइंकार्नेशन वाला दरवाजा खोल ही दिया है तो यू नेवर नो कि आने वाले पार्ट्स में आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो नाग अश्विन पहले ही कर चुके हैं कि ये मूवी महाभारत का एक सीक्वल होने वाला है। यहाँ पर आपको ये तो पता है कि गुजरे हुए वक्त में क्या हुआ है, आप वो अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो ये नाग अश्विन एंड टीम को एक क्रिएटिव लिबर्टी दे देता है सॉर्ट ऑफ, कि वो इन सारे कैरेक्टर्स को एक अपने ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट कर सकें। और जहां तक मेरा एनालिसिस काम करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन सारे कैरेक्टर्स को एक रिडेम्पशन आर्क की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में था, जहां अश्वत्थामा, करण कुछ इस तरह की कैरेक्टर्स थे जो कि अधर्म की साइड पे थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे उनको कल्कि अवतार को बचा के एक रिडेम्पशन आर्क पे आने का मौका मिले। और इसी के चलते हुए भाई आपको कुछ नहीं पता कि आने वाली मूवीज के अंदर आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिल जाए। अब तुम इसी मूवी का अंदाजा लगा लो जहाँ हर कोई ये थ्योरी बनाकर बैठा था कि भैरवा यानी कि प्रभास का कैरेक्टर काल भैरव को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आउट ऑफ अ सडन वो करण निकल आए। और जब मैंने इस मूवी पे रिसर्च करने के लिए करण पे रिसर्च की, देन आई रियलाइज्ड कि थ्रू आउट द मूवी आपको इस चीज के सटल हिंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि भैरवा का कैप्टन को एक पॉट या बास्केट में मिलना, लालची होने के बावजूद भी कोई अगर उसके पास यूनिट्स मांगने आए तो उसका मना ना करना, और हर टाइम उसका उसके आर्मर में रहना। ये सटल पैरेलल्स हैं जो कि आप करण की कैरेक्टर के साथ स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन स्टिल जब आपको एंड के ऊपर वो रिवील देखने को मिलता है तो वो हाइप किसी और ही लेवल का होता है। अब अगर कैमियोस की बात की जाए तो इस मूवी में कैमियोस भी बहुत सारे हैं। हमें मुनलाल ठाकुर का कैमियो देखने को मिलता है, हमें विजय देवरकोंडा एस अर्जुन देखने को मिलते हैं, और हमें दुलकर सलमान एस कैप्टन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सारे कैमियोस में अगर कोई एक ऐसा कैमियो है जिसको लेकर बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो रहा है तो वो है दुलकर सलमान का। क्योंकि यहाँ पर दुलकर सलमान के कैरेक्टर को लेकर दो थ्योरीज सामने आ रही हैं। क्योंकि अब इस कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये चीज सीमेंट हो चुकी है कि इसके अंदर आपको महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स का रीइंकार्नेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि दुलकर सलमान दुर्योधन के कैरेक्टर की एक रीइंकार्नेशन हो, क्योंकि जो फ्लैशबैक की ग्लिम्स हमें दिखाई जाती है उससे दुर्योधन के कैरेक्टर और कैप्टन के कैरेक्टर के साथ बहुत सारे पैरेलल ड्रॉ किए जा सकते हैं। और दूसरी थ्योरी यहाँ पर यह है कि ये कैप्टन का कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि चिरंजीवी परशुराम हो सकता है। क्योंकि अगर स्क्रिप्चर्स की मानी जाए तो ऐसा कहा गया है कि परशुराम दोनों करण और कल्कि के टीचर होने वाले हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भैरवा जो कि कर्ण की एक रीइंकार्नेशन है, उसका टीचर भी ये कैप्टन कैरेक्टर ही होता है। तो अब इस दुलकर सलमान के कैरेक्टर कैप्टन का कोई फ्यूचर इस यूनिवर्स में निकल कर आता है या नहीं, ये देखने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कि भाई लोग ये बात तो कंफर्म है कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी आगे हमें और न जाने क्या क्या देखने को मिल सकता है, कितने चिरंजीवी, कितने वाइटल कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सुप्रीम यास्किन ही कली है। अब अगर उसकी बातें, उसके कैरेक्टर की आइडियोलॉजी को एनालाइज किया जाए तो वो चाहता तो दुनिया पर कंट्रोल करके उसको अपने तरीके से चलाना ही है, लेकिन यहाँ ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कि क्या ये सुप्रीम यास्किन ही इस कल्कि यूनिवर्स का अल्टीमेट खलनायक है, और या फिर ये किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब ये सब
कुछ तो हमें आने वाली मूवीज में ही देखने को मिलेगा। नाग अश्विन का विजन बहुत बड़ा है और भाई मैं तैयार हूँ कंप्लीटली इस लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी कल की 2898 AD की एंडिंग और ये मिड क्रेडिट सीन, और तुम कितने एक्साइटेड हो इस द कल की यूनिवर्स के लिए। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक नया युग आ रहा है।